हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। पार्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। ठीक है बच्चों, तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस स्तर पर मानव का विकास यानी किसको कहा जाता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं, क्या क्या प्रभाव ऐसे हैं जो मानव विकास के अंतर्गत आते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए एक्चुअली में जब मानव विकास होता है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, हमने किसी शहर का, जगह का डेवलपमेंट तो देखा है, लेकिन इंसान का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। हम डायरेक्ट करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को ही आप इस तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल आप एक बार ही वीडियो देखेंगे वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने और भी लेसन अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। देखो भैया, पार्ट का नाम है क्या, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले आपको दिए गए हैं वैकल्पिक प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो भैया आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता और गुण में साधारण परिवर्तन। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। मतलब सब देखो, विकास का तो सब चारों ऑप्शन वर्णन करते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम वर्णन करता है, सबसे अच्छा, तो भैया इसका जो आंसर है वो है आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या है? गुण में धनात्मक परिवर्तन। यानी गुणों में जो धनात्मक परिवर्तन होता है ना, वो विकास का सर्वोत्तम कारण वो है। ठीक है, कार्य। मानव विकास की सर्वाधिक मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी। तो कौन सा ऐसा विद्वान है ना, जिसने मानव विकास की अवधारणा दी, परिभाषा दी, हमको समझाया है कि मानव विकास क्या है। तो भैया वो है डॉक्टर महबूब उल हक। जो महबूब उल हक जी है ना, इन्होंने ही हमें मानव विकास की परिभाषा दी। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो ये नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान और मिस्र। इनमें से सही आंसर है बच्चा मिस्र, जो है आपका अफ्रीकन देश है। ये आपका क्या नहीं है, उच्च, क्या है, उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शनों में ये जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है कम से कम। तो देखो, प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी किन किन क्षेत्रों को हम देख करके या किन किन क्षेत्रों पर नजर डाल के यह कह सकते हैं कि अगर ये क्षेत्र में विकास हो रहा है तो मानव में विकास हो रहा है, अगर इन क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है तो मानव में विकास नहीं हो रहा है। तो बच्चों वो क्षेत्र हैं स्वास्थ्य का, शिक्षा का और संसाधन का। अगर आपके पास स्वास्थ्य सही है तो आपका मानव विकास है ना। स्वास्थ्य सही होना चाहिए, हम क्लास 9th में ही पढ़ा है हमने, ठीक है, अर्थशास्त्र में, जैसा कि आपने पढ़ा था। स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन पर बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव डालता है। उसका कैसा होगा, मतलब कि यदि उसका स्वास्थ्य खराब है ना, तो कई फैक्टर काम करते हैं। तो उसको रोजगार नहीं मिल पाता, वो अपने काम को नैतिकपूर्ण ढंग से नहीं कर पाता है, अनेकों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सामने का प्रभाव डालता है किसी व्यक्ति के विकास पर, डेवलपमेंट पर। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप किसी भी काम को नैतिकपूर्ण से नहीं कर पाएंगे, है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा, तो आपने देखा होगा बच्चों इससे पहले के चैप्टर में कि यदि आपके पास जो राज्य सबसे ज्यादा शिक्षित है ना बच्चों, उधर वो खुशहाल लोग हैं, याद रखना, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, जिनके पास रोजगार भी है। ठीक है, और जो जितनी ज्यादा शिक्षा का स्तर जहाँ कम है, ठीक है, उतना ही बदतर स्थिति है वहाँ की। ठीक है, तो शिक्षा भी एक प्रमुख फैक्टर है जो काम करती है। अगला है संसाधनों तक पहुँच। संसाधनों का कितना उपयोग करता, कोई देश कब विकासशील विकसित कहलाता है, जब वो अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करता है बच्चों। ठीक है, पूर्ण रूप से उपयोग करता है संसाधनों का, तो वह एक विकसित देश कहलाता है। हम अपने संसाधनों का कितना उपयोग करते हैं, ठीक है, तो हम उस स्तर में आते हैं। संसाधनों का की पहुंच लोगों के पास कितनी है, ये भी फैक्टर काम करता है कि मानव विकास कितना है। ठीक है, तो आप लिख देंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच। ठीक है, अगला है मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम बताइए। तो बच्चों इतना इजी आंसर है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। एक तो समता है, ठीक है, क्या है समता, समता मतलब होती है समानता। ठीक है, सतत पोषणीयता, सतत पोषणीय मतलब, सतत मतलब होता है लगातार, पोषणीय मतलब पालन पोषण। ठीक है बच्चों, जब लगातार संसाधन जितने भी हमारे पास है ना, उनके द्वारा लगातार पालन पोषण होता रहे लोगों का। ठीक है बच्चों, जैसे कि आज हमें जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, आगे चल के हमारी भूतपूर्व आगे चल के जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां हैं ना, वो भी उन चीज़ों को यूज करें, उन संसाधनों का उपयोग करें। ये होता है सतत पोषणीयता। ठीक है, और हम उनका उसी तरह से उपयोग करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। ठीक है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण।
ठीक है बच्चों, क्या होता है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या होता है कि इस विशेष क्राइटेरिया में लोगों को मतलब उनको जागृत किया जाता है, उनको मतलब ऊपर उठाया जाता है, यदि उनकी सोच को ऊपर जगाया जाता है, सशक्तिकरण। ठीक है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को जागरूक करना, उनको इस काबिल बनाना कि वो अपने खुद का अपना जीवन जी सकें अपने खुद के दम पर। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह से। तो इन्हीं चार जो है चार विकास मतलब मानव विकास इन्हीं चार संकल्पनाओं पर आधारित है। समता, ठीक है, उत्पादकता, सशक्तिकरण और जो है आपने एक दूसरा नंबर का पढ़ा है सतत पोषणीयता। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन कहा गया है मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कैसे हम निर्धारित करते हैं कि कोई देश किस तरह का है, वहां का मानव विकास क्या है, मतलब कि वो निम्न स्तर का है, उच्च स्तर का, कि मध्यम स्तर का। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं आपको बताऊं बच्चों, क्या है कि प्रत्येक देश को तीन क्षेत्र जो आपको मैंने बताए थे ना, कौन कौन से, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन, इन तीनों क्षेत्रों के आधार पर जो है आपको 0 से 1 है ना, 0 से 1 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है ना, मतलब 0 से 1 के बीच में तो कुछ भी आ सकता है, दशमलव में तो कुछ भी आ सकता है ना, तो 0 से 1 के बीच में निर्धारित किया जाता है देशों को। एक के पास जो होता है, ठीक है बच्चों, वो सबसे अच्छा, एक के सबसे नीचे जो होता है, मतलब ये नीचे चले जाता है ना, जैसे जैसे 1 के नीचे जा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आप गिरना चालू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 0.5 के नीचे निम्न स्तर वाले देश, 0.8 के बीच में मध्यम स्तर वाले देश, और 8 से ऊपर वाले जो हैं 8 या 8 से ऊपर वाले 0.8 उच्च स्तर वाले देश कहलाएंगे बच्चों। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखना है, देखिए, प्रत्येक देश अपने मूलभूत क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के अंतर्गत हुई प्रगति के आधार पर 0 से 1 के बीच में स्कोर अर्जित करता है। ठीक है, प्रत्येक देश 0 से 1 के बीच में स्कोर अर्जित करता है। अब यह स्कोर 1 के जितना निकट होगा, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास स्तर उतना ही अधिक होगा। ठीक है, 1 के निकट होगा तो सबसे अच्छा होगा। मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार, अब 2005 में मानव विकास की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार 57 देशों का स्कोर था 0.8 से ऊपर, मतलब उच्च वर्ग में, वहां का मानव जीवन उच्च वर्ग का था। 88 देशों का स्कोर था 0.5 से लगभग 0.8 के बीच, इस मतलब जो मध्यम वर्ग के थे, और 32 देशों का जो स्कोर था वो 0.5 से नीचे था, जो निम्न स्तर में रखे गए थे। इस तरह से आपके जो लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों भी कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं विस्तार से लिखने वाले, जिनका आंसर कम से कम 150 शब्दों में दे देना है, इनको भी आप इजीली समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मानव विकास शब्द से क्या तात्पर्य है, तो बच्चों मानव विकास शब्द से आप कितना भी लिखेंगे तो उतना ही कम है। ठीक है, क्षेत्र बता दिए, आपको उनकी चार संकल्पनाएं बता दी, आप इन्हीं का वर्णन कर दोगे तो आपका जो एक पेज भर जाएगा। ठीक है बच्चों, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, देखो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, इसके मापन के लिए उन्होंने एक मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 ईस्वी से उनकी इस मानव विकास की संकल्पना पर आधारित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करना आरंभ किया, मतलब एक रिपोर्ट जारी करना चालू किया पूरे देशों को मिलाकर कि कौन सा देश किस पायदान पे आता है, कहाँ के लोग जो हैं सुखी हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितनी सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। ठीक है, वहाँ का मानव का रहने का स्तर कैसा है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों को या उनकी यहाँ मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधन तक लोगों की पहुंच के आधार पर कोटि क्रम मतलब 0 से 1 तक अर्जित किया गया स्कोर यह तय किया जाता है जो उस देश के मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों आपने जो भी 0 से 1 तक में इससे पहले लघुत्तरीय का लास्ट वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसको आप लिख देंगे, इतना ही आपका हो जाएगा। ठीक है, जो 1 के नज़दीक होता है वो उच्च वर्ग जो, ठीक है। तो बच्चों नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि को बताया है। तो बच्चों ये अमर्त्य सेन जी जो हैं भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, याद रखना। ठीक है, तो इनने क्या बताया है, इनने बताया है, तो अमर्त्य सेन ने मानव विकास का उद्देश्य क्या बताया है कि मानव विकास का उद्देश्य ने स्वतंत्रता को बताया है बच्चों, क्या कि व्यक्ति कितना स्वतंत्र है, कितना आज़ाद है, उसको कितनी आज़ादी है अपने देश में रहने के लिए, वो किसी चीज़ों के लिए बाध्य तो नहीं।
देखिए बच्चों, अब हम लास्ट पॉइंट इसमें ये पढ़ेंगे कि देखिए, इस अवधारणा से पहले जो अवधारणा महबूब उल हक ने जो हमको दी थी, ठीक है बच्चों, इस अवधारणा से पहले मानव विकास को, मतलब विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। मतलब ये मापा जाता था कि देश कितना अच्छा है, देश अगर विकसित है तो समझ लो वहाँ के लोग जो हैं, मानव विकास वहाँ का बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ, ठीक है। फिर जो है विकास की अवधारणा को बदल दिया गया। देश तभी विकसित माना जाएगा, सुखी माना जाएगा, जब वहाँ के लोग सुखी होंगे, ठीक है बच्चों। अर्थात जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी उतना ही विकसित माना जाता था, चाहे उस विकास से लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आए या नहीं हुआ हो। विकास की नई अवधारणा ने इस पूर्व प्रचलित विचारधारा को पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। मानव विकास के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इजी है, देखो आप बिल्कुल एक बार में आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए, मानव विकास अवधारणा के 4 स्तंभ हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता को प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को बिना भेदभाव के उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच व्यवस्था कराना समता कहलाती है बच्चों। कि आप लिखेंगे इसको हेडिंग बना के कि समता होती है क्या, कि प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, सबको संसाधनों की उचित पूर्ति करना, सबको बराबर संसाधनों का उपयोग कराना, मतलब सबको पहुंच है ना, जितनी भी सेवाएं हैं सबको बराबर रूप से देना, ठीक है। इसके गहरे अर्थ होते हैं, जैसे किसी भी देश में यह जानना जरूरी है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। छात्रों के विरत होने के कारण पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक अथवा एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं, जो इस बात का सूचक कि शिक्षा तक पहुंच न होने से इन वर्गों के विकल्पों को सीमित कर दिया जाता है। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए अति आवश्यक है। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, इसके लिए समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय, मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख के करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी का भी दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम कर देगा। अतः सतत पोषणीय मानव विकास के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता का होना अति आवश्यक है। उदाहरण भी आप दे सकते हैं। यदि एक समुदाय विशेष अपनी बालिकाओं को विद्यालय में पढ़ाने हेतु भेजने पर जोर नहीं देता है तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। इस तरह अनेक जीवन के अन्य पक्षों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता और निरंतरता को सुनिश्चित करने का प्रयास बच्चों करना चाहिए। आई होप कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है कि समता क्या है। और सतत पोषणीयता मैंने शुरू में बता दिया था कि जितने भी संसाधन हैं है ना देश में, उन संसाधनों का उचित प्रयोग करना, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी भी उन चीज़ों का उपयोग कर सके। इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। मिलते हैं, टेक केयर।